तो वही पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के बारे में बात करी थी, चेन रूल के बारे में बात करी थी और पढ़ा था कि किसी भी एक दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करना पड़ता है। तो वहीं से एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमसे बोला गया है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो पूछा है बताइए देन रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए dk बाई dt की वैल्यू क्या होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो मतलब एक तरीके से हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बताओ भाई, दोनों तरफ अगर मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं, इधर भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन और इधर भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन, हाफ mv स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। तो यहां पर अगर अकेला k है तो ये तो सीधा सीधा dk बाई dt ही आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हम निकालना चाहते हैं। पहले तो एक चीज समझ लीजिए, कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी पूछा जाए, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला जाए तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या मानकर चलेंगे, टाइम। टाइम के अलावा अगर कभी भी किसी और चीज के रिस्पेक्ट में वो रेट ऑफ चेंज पूछेगा तो उसका नाम देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, कुछ ऐसे करके लिखेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, कुछ भी ऐसा लिखेगा। पर अगर रेट ऑफ चेंज पूछ लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना बोला जाए तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dk बाई dt। तो बताओ भाई, इस टर्म का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका आप लोगों को तरीका बताया था, ये v का फंक्शन है, वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट होता है पार्टिकल का। तो बताओ भाई, v चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी पार्टिकल की। तो बताओ, v का फंक्शन है, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो तरीका बताया था, पहले तो v के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो बताओ भाई, हाफ m तो ऐसे कैसे रहेगा, v स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v, ये तो हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इनटू में हमेशा एक टर्म और आएगी। बताओ भाई, ये किस चीज का फंक्शन था, v का फंक्शन था, वेलोसिटी का। तो बताओ साथ में क्या हो रहेगा, dv बाई dt भी साथ में आएगा, ये टर्म और साथ में आएगी। ये होगा जो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा। क्लियर है कहानी, इस तरीके से। चलिए, अब हमने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं जो हमारे काम के हैं। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में आज बात करते हैं। हटा दूं मैं इसको, चलिए तो समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बता सकते हैं कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का नाम देते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर हमसे पूछा जाए t बराबर 2 सेकंड पर बताइए कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, इसका मतलब t बराबर 2 सेकंड वाले इंस्टेंट पर बताना है रेट ऑफ चेंज। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तब हम हमेशा डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू इस बात की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए अगर हमसे कह दिया जाए कोई भी, ये एक तालाब में हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। इमेजिन करिए एक तालाब में मैं एक पार्टिकल को ड्रॉप करूंगा। तो बताओ भाई, यहां पर जो वेव है, तालाब में एक पत्थर को गिरा दिया तो हम जानते हैं कि लहर उठेगी इस तरीके से और लहर बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रही कहानी? तो धीरे धीरे बताओ टाइम के साथ एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है, देखो, व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए लेक, व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए लेक देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेव, जो भी वेव होगी इसकी, वो बताओ भाई, फैलती चली जाएगी वेव आगे की तरफ। देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन टाइम t, then area enclosed by the wave
depends on time t as area enclosed by the wave depends on time t as a is equal to 2t square plus 4t या 5t. a is equal to 2t square plus 5t मीटर स्क्वायर. 2t square plus 5t मीटर स्क्वायर. Then find rate of change of area. Then find rate of change of area. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोला गया, मतलब अपने आप ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा. फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डीए बाई डी पूछा गया है. क्या ये सबको समझ में आ गया कि हमसे पूछा है डीए बाई डी बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हर सेकंड कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है. एरिया लगातार टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो हर सेकंड कितना एरिया बढ़ रहा है हमें वो ढूंढना है. तो क्या सोचते हो, बताओ भाई. डीए बाई डी ढूंढना है तो दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो बताओ भाई, इधर मैं लिख सकता हूं डी ए बाई डी टी. ये तो टी का ही फंक्शन है, तो सीधा सीधा टी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा. कुछ खेलने की जरूरत नहीं. बताओ भाई कितना आ जाएगा, 4t + 5. और अगर यूनिट देखा जाए तो बताओ भाई, एरिया तो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर बटे में सेकेंड. तो एरिया डीए बाई डी टी की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. इसका मतलब किसी भी टी टाइम पर इतनी तेजी से एरिया चेंज हो रहा है. हमसे बताओ भाई किस टाइम पर पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है. तो मैं लिख सकता हूं कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो डीए बाई डी टी होगा वो आ जाएगा हमारे पास, t की जगह 2 रख दीजिए. तो ये इस तरीके से बताओ कितना आएगा, 13 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. 13 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड. पहली बात तो हमारा डीए बाई डी टी पॉजिटिव आया कि नेगेटिव. पॉजिटिव इस चीज को बताता है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है कि हर सेकंड 13 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है. मतलब अगर इसी रेट से बढ़ता रहे तो हर सेकंड 13 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ता चला जाएगा. समझ में आ रही कहानी. पर एरिया बढ़ने की रेट बताओ भाई, यहां पर डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है कि वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही है. डीए बाई डी टी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है. इसका मतलब 2 सेकंड पर जितनी तेजी से एरिया बढ़ रहा था, 3 सेकंड पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, कुछ अलग तेजी से बढ़ेगा. 4 सेकंड पर कुछ अलग तेजी से बढ़ेगा. तो एरिया के बढ़ने की जो रेट है वो भी वेरिएबल है, वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही है. क्लियर है कहानी. आगे बढ़े, चलिए जी. अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं इसी बात का यूज करते हुए. स्फीयर का वॉल्यूम पता है सबको, स्फीयर का सरफेस एरिया भी पता है. चलो अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है. क्वेश्चन लिख लीजिए. लिखो रेडियस ऑफ ए स्फीयर, लिखो रेडियस ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन टाइम टी. रेडियस ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन टाइम टी एज, रेडियस ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन टाइम टी एज r इज इक्वल टू t बाई 2 मीटर. r इज इक्वल टू t बाई 2 मीटर. मतलब 1 सेकंड पर 1/2 मीटर हो जाएगा रेडियस, 2 सेकंड पर 2/2, 3 सेकंड पर 3/2. टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है. रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डिपेंड्स ऑन टाइम t एज दिस. देन फाइंड पहला पार्ट लिख लीजिए. देन फाइंड पहला पार्ट लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. पहला पार्ट लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. दूसरा लिखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. दूसरा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड.
तो पहले पार्ट में बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरे पार्ट में बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पहली बात बताओ भाई, वॉल्यूम जो होगा आप उसको टाइम के फंक्शन के रूप में लिख लीजिए। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और आर की वैल्यू टी पर ऐसे डिपेंड कर रही है, तो आर को आप T/2 लिख सकते हैं। वहां से आपका वॉल्यूम अपने आप ही टी के रूप में आ जाएगा। तो पहले पार्ट के लिए अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, V उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बताइए भाई किसी भी टी टाइम पर आर की वैल्यू कितनी है, T/2, उसका क्यूब कर देंगे तो जो वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी टी टाइम पर, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 4/3 पाई टी क्यूब बाई 8 हो जाएगा। तो बताइए भाई, इसी को मैं दोबारा यहां पर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 4 दूनी 8, ये खत्म हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा वॉल्यूम, पाई/6 टी क्यूब। ये आ जाएगा किसी भी टी टाइम पर वॉल्यूम। हमें रेडियस पता है किसी भी टी टाइम पर, तो आर की जगह में वो टी लिख देता हूं, जो भी फंक्शन दिया गया है आर के वैल्यू। यहां से वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है हमसे, बताइए भाई। तो dV/dt, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dV/dt। तो बताओ भाई dV/dt कितना आ जाएगा, पाई/6 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रखो। इसका बताओ कितना बन जाएगा, 3t²। तो ये आ जाएगा हमारे पास किसी भी टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पाई/2t²। और बताइए भाई हमें किस टाइम पर ये आंसर निकालना है, t बराबर 2 सेकंड पर ये आंसर बताना है। तो मैं लिखूंगा कि एट t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू, बताओ भाई, पाई/2 इंटू टाइम को 2 सेकंड रख देता हूं, तो 4 पाई/2 कितना आंसर आएगा, 2 पाई। और यूनिट बताइए भाई, वॉल्यूम में तो किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये हो जाएगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली यही कहानी कही जा सकती है सरफेस एरिया के लिए। दूसरा पार्ट बताओ भाई, सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ए स्फीयर का 4 पाई r²। और किसी भी टी टाइम पर आर की वैल्यू इतनी है, तो यहां पर मैं उस आर को रख दूंगा 4 पाई r² का मतलब है t/2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू t/2 के बराबर है, तो यहां से एरिया मिल जाएगा मुझे किसी भी एक टी टाइम पर। तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू में t²/4। तो सीधा सीधा एरिया इज इक्वल टू πt²। और एरिया अगर इतना है, टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, तो हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो बताओ dA/dt किसके बराबर आएगा, इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताओ भाई 2 आगे आ जाएगा, 2 पाई टी हो जाएगा। पाई को ऐसे कैसे रखें, t² का 2t हो गया। ये आएगा किसी भी टी टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। और हमसे बताओ किस टाइम पर पूछा है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर बताइए। तो बताओ अगर मैं t को 2 रख दूं तो dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 कर देंगे, तो बताओ भाई 4 पाई आंसर आ जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताओ भाई क्लियर है कहानी, ऐसे देख सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए जी। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग सोच के देखिए। उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर एक क्यूब है, बताइए भाई, ये मान लीजिए कोई भी एक क्यूब है जिसकी साइड L के बराबर है। क्या आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू L इंटू L कितना हो जाएगा, L क्यूब के बराबर। और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, एक सरफेस का एरिया बताओ L इंटू L कितना हो जाएगा, L²। और टोटल ऐसी बताओ भाई, 4 तो ये सरफेस होगी, एक ऊपर एक नीचे, 6L² होता है जो सरफेस एरिया होता है वॉल्यूम क्यूब का, जो हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L³ एंड सरफेस एरिया इज 6L²। क्वेश्चन बोल दूं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए।
लिखो साइड एल ऑफ ए क्यूब, साइड एल ऑफ ए क्यूब डिपेंड्स ऑन टाइम एज, side L of a cube depends on time as, side L of a cube depends on time as L is equal to 2t meter, L is equal to 2t meter. Then find rate of change of volume, then find rate of change of volume of this cube, find rate of change of volume of this cube at t is equal to 1 second, find rate of change of volume of this cube at t is equal to 1 second, t बराबर 1 सेकेंड पर बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना होगा। हो गया, चलिए जी देखते हैं। तो देखिए भाई क्यूब की साइड एल दी गई है 2t के बराबर, तो क्यूब का वॉल्यूम जो होगा हम जानते हैं वो एल क्यूब के बराबर होता है। तो किसी भी टी टाइम पर एल की वैल्यू इतनी है, इसका क्यूब कर देंगे तो किसी भी टी टाइम पर जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 8t क्यूब मीटर क्यूब के बराबर। ये वॉल्यूम हो जाएगा किसी भी टी टाइम पर इस क्यूब का। तो हम साफ साफ देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम भी तो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए टी बराबर 1 सेकेंड पर कितना होगा। तो दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बताओ भाई लेफ्ट साइड में आएगा dv बाई dt और ये टी का ही फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 24t²। और हमसे पूछा है टी बराबर 1 सेकेंड पर बताइए, तो एट टी बराबर 1 सेकेंड बताइए भाई, टी को 1 रख देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 24 इंटू 1 का स्क्वायर, 24 आंसर आएगा। और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब बटे में टाइम सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर आ जाना चाहिए। तो ऐसे बता सकते हैं किसी भी एक टी टाइम पर। 2 सेकेंड पर पूछा होता तो टी को 2 रख देते, वहां से आंसर आ जाता। क्लियर है कहानी, हर टाइम पर बता सकते हैं कितनी तेजी से इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा और खेल बदलते हैं। अभी तक तो वॉल्यूम टाइम के ही रूप में मिल रहा था, तो डीवी बाई डी सीधा सीधा हो रहा था, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वॉल्यूम डायरेक्टली तुम्हें टाइम के रूप में मिल जाए। जिस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं उसको सोच के देखना एक बार। लिखो रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग, देखो रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग, radius of a sphere is increasing at a rate, radius of a sphere is increasing at a rate dr by dt is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है हर सेकेंड रेडियस 3-3 मीटर बढ़ता चला जा रहा है। then find rate of change of volume, then find rate of change of volume of sphere when radius is 5 meter, when radius is 5 meter। तो रेडियस तो हम लगातार इस रेट से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हमारा रेडियस बढ़ते बढ़ते 5 मीटर हो चुका होगा, उस इंस्टेंट पर कितनी तेजी से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 5 मीटर। हाँ जी हो गया, चलिए जी देखते हैं। तो देखिए भाई यहां पर इस केस में हम क्या करें, हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है।
अब इस बार क्या है, हमें dr बाई dt दिया गया है, तो हमसे पूछा है जब रेडियस 5 मीटर होगा इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए कितना होगा, dv बाई dt पूछा गया है। तो फिर कहानी फिर वही होगी, इस बार तो तुम्हें r जो है वो t के रूप में तो नहीं दे रखा डायरेक्टली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, इधर भी इधर भी। तो बताओ भाई, इधर तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, dv बाई dt। इधर बताइए भाई ये किस चीज का फंक्शन है, असल में r का फंक्शन, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, t के रिस्पेक्ट में। तो बताइए एक बार तो इसका r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इनटू में dr बाई dt और साथ में आएगा। तो बताओ एक बार तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 4/3 पाई को ऐसे का ऐसे रखे, r क्यूब का बताओ कितना हो जाएगा, 3r²। ये तो तब होता अगर r के रिस्पेक्ट में पूछा होता, लेकिन हमसे पूछा किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। तो इनटू में क्या टर्म आएगी, dr का फंक्शन अपॉन में dt और लिखा जाएगा, ये वाली टर्म और साथ में आएगी जो अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो बताओ भाई 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr बाई dt। तो हमें जिस इंस्टेंट पर निकालना है उस इंस्टेंट पर बताना है dv बाई dt कितना आएगा। तो हमारे इंस्टेंट पर बताओ रेडियस कितने मीटर हो चुका है, 5 मीटर, और उस टाइम पर dr बाई dt कितना है, 3 के बराबर। तो आंसर आएगा 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू dr बाई dt 3 हो जाएगा। तो बताओ भाई 2500 का 100 या 300 पाई आंसर आएगा, ये आंसर आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस बार मामला थोड़ा सा पलट गया, ये t का फंक्शन नहीं था डायरेक्ट इस बार वॉल्यूम। पिछले वाले में तो बताओ भाई दोनों जो थे हमारे पास t का फंक्शन दे रखा था, यहां पर भी वॉल्यूम t के रूप में आ गया था, यहां पर भी वॉल्यूम t के रूप में आ गया था, पर इस बार वॉल्यूम r के ही रूप में लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार तो r के रिस्पेक्ट में इनटू में dr बाई dt वाली टर्म हो रहेगी। क्लियर है कहानी। एक और एग्जांपल देख लें इसी प्रकार का, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जिस तरीके से लिखो, साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब, side of a cube is increasing, side of a cube is increasing at a rate, side of a cube is increasing at a rate 2 meter per second, side of a cube is increasing at a rate 2 meter per second, then find rate of change of surface area, then find rate of change of surface area of cube, find rate of change of surface area of cube when side is L is equal to 5 meter, when side is L is equal to 5 meter। हाँ जी हो गया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए भाई, हमसे बोला गया है कि जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया देखना है कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो हम तो सरफेस एरिया जानते हैं, सर मैं बताओ भाई किसके बराबर होता है, 6L²। एक सरफेस का एरिया होता है L², टोटल 6 सरफेस होती है क्यूब की, तो टोटल एरिया 6L² के बराबर। और जो L है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, हमें L के चेंज होने की रेट दी गई है। बताओ भाई साइड इज चेंजिंग एट ए रेट 2 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 2-2 मीटर की हाइट साइड इंक्रीज होती जा रही है। तो हमसे पूछा है बताओ हर सेकेंड एरिया कितना इंक्रीज होगा, जिस टाइम पर L की वैल्यू 5 मीटर हो चुकी होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना है रेट ऑफ चेंज। तो बताइए भाई सबसे पहली बात तो देखिए यहां पर दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, हमें dA बाई dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर भी t के रिस्पेक्ट में, इधर भी t के रिस्पेक्ट में, इधर तो सीधा सीधा dA बाई dt ही आ जाएगा,
और ये एल का फंक्शन है और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार तो बताओ एल के ही रिस्पेक्ट में बताओ ये कितना हो जाएगा, 12L हो जाएगा। पर इतने से काम नहीं चलेगा, इंटू में क्या आएगा, dl बाई dt भी आएगा, क्योंकि एल का फंक्शन था ये, तो इंटू में dl बाई dt भी आ जाएगा। अब बताओ भाई ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। बताओ भाई हम कौन से इंस्टेंट की बात करना चाह रहे हैं, जिस इंस्टेंट पर साइड बढ़ते बढ़ते 5 मीटर हो चुकी है उस इंस्टेंट पर हमें बताना है। तो बताओ उस इंस्टेंट पर एल को क्या रख दिया, 5, और उस इंस्टेंट पर dl बाई dt कितना है, इतनी रेट से साइड इंक्रीज हो रही है। तो बताइए फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है कहानी, इस तरीके से देख सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इस पर कहानी समझ में आई गई होगी आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अलग तरह की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, लिखो इफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, if surface area of a sphere is increasing at a rate, if surface area of a sphere is increasing at a rate 120 pi meter square per second, if surface area of a sphere is increasing at a rate 120 pi meter square per second, when radius is 3 meter, when radius is 3 meter, then find rate at which its radius is increasing at this instant. Then find rate at which radius is increasing at this instant. इस इंस्टेंट पर यह बताना है कि रेडियस कितनी तेजी से चेंज हो रहा होगा, इसके रेडियस चेंज होने की रेट बतानी है इस गिवन इंस्टेंट पर। तो बताइए भाई, देखिए इस बार मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया। हमें एरिया के चेंज होने की रेट दी गई है, हमसे इस बार कह दिया गया है जो एरिया है वो बताओ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, 120 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रहा है। और ये किस टाइम पर ऐसा हो रहा है, जिस टाइम पर रेडियस कितने मीटर था, 3 मीटर था। तो इस इंस्टेंट पर पूछा है बताओ रेडियस कितनी तेजी से चेंज हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा है, dr बाई dt निकालना है। तो हम तो सीधा सीधा एरिया और रेडियस में रिलेशन जानते हैं। एरिया बताओ भाई, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो बताओ भाई dA बाई dt दिस इज इक्वल टू, इसका भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार तो ये आ जाएगा 8 पाई r हो जाएगा, इनटू में क्या हो रहेगा, dr बाई dt भी आएगा, क्योंकि रेडियस भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो रेडियस वेरिएबल है, लेकिन उसको हम r के रिस्पेक्ट में करने के बजाय t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए बार बार वो एक टर्म और आ रही है। अगर r के रिस्पेक्ट में करता तो सीधा सिर्फ 8 पाई r ही आ जाता, ये ध्यान रखो। तो बताओ भाई यहां पर dA बाई dt दिया गया है 120 पाई के बराबर, 8 पाई इंटू r कितना है इस इंस्टेंट पर, 3 के बराबर। पूछा है dr बाई dt, बताइए कितना होगा, तो ये आ जाएगा 24 पंजा 120। तो बताइए आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड की रेट से रेडियस इंक्रीज हो रहा होगा। dr बाई dt है तो रेडियस होता है मीटर में बटे में सेकंड, मीटर पर सेकंड आएगी जो यूनिट आएगी dr बाई dt की। क्लियर है कहानी, आगे बढ़े चलिए। तो ये था हमारे पास कुछ तो एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएशन का यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख सकते हैं कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है।
इसी बात का यूज कुछ फिजिक्स की और प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, सम अदर यूजेस समझते हैं। अगर कभी भी मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, अगर वो मोशन कर रहा है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, और पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, इसको हम 1D मोशन का नाम दे देते हैं, जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो मान लीजिए किसी भी एक इंस्टेंट पर हमारा पार्टिकल इस पोजीशन पर है और आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कभी भी हमें पार्टिकल की पोजीशन एक्स पता चल जाए, इफ पोजीशन इज एक्स, पोजीशन को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस केस में जो बताओ भाई dx बाई dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं dx बाई dt से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी वेलोसिटी को कभी कभी हम vx का भी नाम दे देते हैं। जिस तरीके से ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसको सिंपली v लिख सकते हैं, या क्या लिखा जा सकता है, vx भी लिख सकते हैं, x डायरेक्शन की वेलोसिटी। पार्टिकल जरूरी नहीं है कि हमेशा x डायरेक्शन में चले, पार्टिकल y डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो अगर कभी भी हमारा जो पार्टिकल है ये x है, ये y है, कभी भी पार्टिकल y डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर रहा होगा, मान लीजिए ऊपर जा रहा है पार्टिकल, तो इसकी जो पोजीशन है तब हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में जो पोजीशन चेंज हो रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dy बाई dt, ये भी आएगी वेलोसिटी। या इसी को बताओ भाई, वेलोसिटी को क्या लिख दिया जाएगा, vy लिख दिया जाएगा। ये तो 1D मोशन के एग्जांपल है, पार्टिकल या तो सिर्फ x में चल रहा है और यहां पर पार्टिकल सिर्फ y में चल रहा है, 1D मोशन। कभी कभी हमारा जो पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनल में भी मोशन कर सकता है, 3 डायमेंशनल मोशन भी कर सकता है। मतलब पार्टिकल जो है स्पेस में कहीं पर मूव कर रहा हो, अगर मैं एक 3D मोशन का एग्जांपल लूं, पार्टिकल जो है मान लीजिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पता नहीं कैसे बताऊंगा, मामला 3D में है। तो अगर हमारा जो पार्टिकल है वो उस किनारे से और इस किनारे तक आ रहा है, इधर की तरफ, अरे पता क्या हुआ, वी वेक्टर। तो इस केस में जो हमारी वेलोसिटी है, मान लीजिए पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है, जिस तरह एग्जांपल के लिए ये हमारे एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये क्या है, जेड है, ये ओरिजिन हो गया। तो अगर हमारा पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है, देखो अभी तक तो क्या हो रहा था, 1D मोशन में क्या हो रहा था, पार्टिकल सिर्फ इधर इधर मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा हमने dx बाई dt लिख दिया, तो वो आ गई हमारे पास एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, जिसको हमने vx का भी नाम दे दिया। अगर हमारा पार्टिकल सिर्फ इस लाइन के लॉन्ग मूव हो रहा है, तो बताओ भाई dy बाई dt लिख देंगे, उसको हम vy कह सकते हैं। सिमिलरली अगर सिर्फ z डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन हो रही होती तो dz बाई dt हो जाता, उसको vz कहा जा सकता था, z के लॉन्ग। लेकिन अगर हमारा जो पार्टिकल है वो मान लीजिए अगर कभी भी इधर चलना शुरू कर दे, बताओ भाई यहां से ऐसे इस दीवार पर चलना शुरू कर दे, एक चींटी इधर की तरफ जा रही है दीवार पे चलते हुए, कोई छिपकली है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो छिपकली यहां से यहां जा रही है, तो मुझे बताइए इस पार्टिकल का एक्स चेंज हो रहा है कि इसकी हाइट चेंज हो रही है, कि दोनों चेंज हो रहे हैं, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। तो उस केस में बताओ भाई हमारा एक्स भी चेंज हो रहा होगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई छिपकली की बजाय अगर एक मधुमक्खी है, तो बताओ मधुमक्खी अगर यहां से चलती है और उड़ते हुए इधर से और मान लीजिए उधर की तरफ जा रही है, तो बताओ भाई इस मधुमक्खी के लिए बताओ ऊपर जाती जा रही है, क्या सोचते हो, बताओ एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, या जेड चेंज होगा, या सब चेंज होगा? तो इस मधुमक्खी की जो मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसकी मोशन के 3 कंपोनेंट किए जाएंगे, जो आप लोग शायद कंपोनेंट अब तक शुरू हुए होंगे, अच्छा आज तो खैर क्लास ही नहीं हुई, तो कंपोनेंट शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल से आजकल में। तो हमारे इस केस में वेलोसिटी के 3 प्रभाव किए जा सकते हैं, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में। तो एक्स वाला जो इसका इफेक्ट होगा इस वेलोसिटी का, इसको हम 3 डायमेंशनल वेलोसिटी बोलेंगे। एक्स वाला उसको लिखेंगे vx, ये वाला क्या हो जाएगा vy, ये क्या हो जाएगा vz। तो 3 डायमेंशनल मोशन के केस में जो वेलोसिटी है वो कुछ इस रूप में लिखी जाती है, v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस में vz k कैप, जहां पर vx का मतलब बताइए भाई क्या होता है, dx बाई dt,
उसी तरीके से बताओ भाई वी वाई का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी टी। वी जेड का मतलब क्या होता है, डी जेड बाई डी टी। तो ये तीन कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी के, थोड़ा सा इफेक्ट एक्स में, थोड़ा सा वाई में और थोड़ा सा जेड में। ये तीनों डिफरेंशिएशन करके निकाले जाएंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन करके वी एक्स आएगा, वाई का डिफरेंशिएशन करके वी वाई, जेड का डिफरेंशिएशन करके वी जेड। और अगर हमारे पास वेलोसिटी इस रूप में आ गई है तो इस केस में अगर हमसे पूछा जाए पार्टिकल की स्पीड बताइए, तो स्पीड का मतलब बताइए भाई। स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसको सिंपली वी भी लिखा जा सकता है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, थ्री डायमेंशनल का पता होगा आप लोगों को। अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस में वी जेड का स्क्वायर। इस बात का यूज करके हम किस पार्टिकल की स्पीड भी किसी इंस्टेंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मर्जी है तुम्हारी, क्योंकि ये है तो बेसिक बातें हैं, लेकिन फिर भी वही है, मतलब मर्जी है तुम्हारी, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। और मैं एप्लीकेशन गिना रहा हूं कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन करके अपन ऐसे, जरूरत पड़ेगी तो मेरे को, मतलब ये चीजें मैं मेरी तरफ से तो मैंने बता दी, मतलब जब जरूरत पड़ेगी इनकी तो मैं बार बार ये कहूंगा हाँ देखो तुम्हें बताया था, तुम्हें याद रहे ना रहे, ठीक है। उसी तरीके से बताओ भाई, अगर मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं, तो उस केस में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो निकाला जा सकता है डिफरेंशिएशन का यूज करके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बताओ भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी। या फिर एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके होता है। बताओ भाई डीवी बाई डी के अलावा वी डीवी बाई डी एक्स, वो कहां से आया, उसको मैं अगर यहां पे बताऊं आप लोगों को। बताओ भाई एक्सेलरेशन डीवी बाई डी तो लगभग सबने सुन ही रखा होगा, समझ में आई बात। तो बताओ इसी को अगर हम चाहें थोड़ा सा खेल खेल ले, dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों खेल ले मत बोलना, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिससे मैं खेल लिया। dx को इधर ले गए, फिर वही कहानी, या एक काम करो dv को इधर ले जाओ, ऊपर से dx को इधर ले जाओ। तो बताओ dx को इधर ले गया आगे और dv को इधर ले गया पीछे, कोई दिक्कत थोड़ी है, नीचे वालों को नहीं छेड़ रहे अपन। चलो जी, अब बताइए dx बाई dt खुद क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो बताइए भाई a का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये बन गया v और ये क्या बन गया, dv बाई dx। तो dv बाई dt का ही एक दूसरा रूप ये भी है, v dv बाई dx। तो ये भी याद रखने का है। एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके होते हैं फिजिक्स में, dv बाई dt या v dv बाई dx। कौन सा कब लगाया जाएगा ये भी अपन आज एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। तो हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करके फोर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली और एप्लीकेशन अगर मैं यहीं पर बताऊं, मान लीजिए अगर कभी भी हमारे पास मोमेंटम को अगर हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम अगर p से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करके हम फोर्स निकाल सकते हैं dp बाई dt। इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाला जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। उसी तरीके से और बहुत सारी एप्लीकेशन है जो तुम आगे बढ़ते जाओगे, अब मैं सारी तो क्या ही बताऊं। जिस तरीके से रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो अगर हम वर्क को W से रिप्रेजेंट कर दें तो dw बाई dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएगा dw बाई dt, वो क्या कहलाएगा, पावर P कहलाएगा। उसी तरीके से अगर चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी। उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को phi b से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, हल्का हल्का तो याद आया ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कई जगह यूज किया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। तो चलिए इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार, ये चीजें जरूरी हैं जो आगे हमें काम में आएंगी। सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन देख लीजिए जिस तरीके से, तो मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल मोशन में है, हमसे कहा गया है इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज, एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 3t² माइनस 18t प्लस में 10 मीटर। इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज x is equal to 3t² minus 18t plus 10 meter, then find पहला पार्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन फाइंड पहला पार्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। दूसरा पार्ट लिखो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। दूसरा पार्ट लिखो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तीसरा पार्ट लिखो फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल reverses direction of motion. Find time when particle reverses direction of motion. Find time when particle reverses direction of motion. वो टाइम बताइए जब पार्टिकल अपनी मोशन की डायरेक्शन को पलटेगा। When particle reverses direction of motion. तो बताओ भाई, पोजीशन दी गई है किसी भी टाइम पर, सोच के देखिए एक बार ये तीनों पार्ट, फिर मैं सोल्व करके बताता हूं 2 मिनट में। हाँ जी, हो गया? तो चलिए समझते देख लीजिए। सबसे पहली बात तो देखिए भाई, पार्टिकल की पोजीशन दी गई है किसी भी टी टाइम पर, हमसे पूछा है पार्टिकल की वेलोसिटी v बताइए। तो हम जानते हैं ये 1D मोशन होगा जरूर, क्योंकि केवल x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। तो v बराबर dx बाई dt कर देंगे सीधा सीधा। बताओ कितना आंसर आएगा? 6t माइनस 18 मीटर पर सेकेंड। किसी भी टी टाइम पर ये आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, अब बताओ भाई, पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा है? t इज इक्वल टू 3 पे तो मजेदार नहीं आएगी बात। चलो कोई बात नहीं है, पूछ लिया तो पूछ लिया। तो बताओ भाई, पहला पार्ट में क्या पूछा था? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो t को 3 रख दीजिए। बताओ भाई कितना आंसर आ जाएगा? 0। खत्म बात। 2 बोल देता बढ़िया रहता। चलो कोई बात नहीं, अब बोल देता हूं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने बोला होता 2, तो बताइए भाई क्या होता? मतलब 2 सेकंड पर बताओ वेलोसिटी कितनी है? -6 हो जाती। अच्छा, वेलोसिटी -6 का मतलब समझ गए आप लोग कि पार्टिकल बताओ पॉजिटिव एक्स में जा रहा है कि नेगेटिव एक्स में? नेगेटिव एक्स में जा रहा है। और t बराबर 3 सेकंड पर बताओ भाई वेलोसिटी 0। और t बराबर 4 सेकंड पर और बता दो एक बार, चलो, +6। क्या खेल समझ में आया इस पार्टिकल का? 2 सेकंड पर ये पीछे जा रहा था, 3 सेकंड पर रुका, और फिर 4 सेकंड पर पॉजिटिव में जा रहा है। तो बताओ वापस रुक के मुड़ा कि नहीं मुड़ा? ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर आएगा। अच्छा, दूसरा पार्ट बताओ, दूसरे पार्ट में क्या पूछा हमसे? इनिशियल वेलोसिटी। फिजिक्स में कभी भी इनिशियल शब्द दिखाई दे, एक ही मतलब होता है, t बराबर 0 पर हमें ढूंढना है इनिशियल का मतलब। तो बताओ भाई, t को 0 रख दीजिए। t को 0 रखेंगे, बताओ कितना आंसर आएगा? -18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी कही जाएगी। तीसरा पार्ट बताइए। अब तीसरा पार्ट देखो, सीधा सीधा क्या पूछा है? फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन। 1D मोशन में हमेशा याद रखिए, 1 डायमेंशनल मोशन है, केवल एक्स के लॉन्ग पार्टिकल चल रहा है। 1 डायमेंशनल मोशन में जब भी कभी भी पार्टिकल को अपनी मोशन की डायरेक्शन बदलनी होती है, हमेशा उसको वहां पर रुकना पड़ता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो याद रखो, कभी भी 1D मोशन में जिस टाइम पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, समझ लीजिए वही वो टाइम है जब वो अपने मुड़ने की डायरेक्शन बदल रहा होगा।
तो क्या सोचते हो, बताओ भाई, तीसरे आंसर क्या हो जाएगा? कितना सेकंड पर ये मुड़ा है? जिस सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है उस सेकंड पर ये पार्टिकल मुड़ा है। तो वन डी मोशन, क्या चीज? वन डी मोशन में क्या होगा? पार्टिकल दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। वो अपने आप ही, आप वेलोसिटीज के जब भी आप आंसर निकालेंगे तो आपको साइन के साथ आंसर मिल जाता है। और हमेशा एक चीज याद रखनी है, कभी भी आपको ये ढूंढना हो पार्टिकल किस टाइम पर मुड़ा है, तो हमेशा उस टाइम की खासियत होती है, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। समझ में आई कहानी? इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था इस बार नीट 2026 में, री नीट 2026 में। वो भी अपन क्वेश्चन देख लेंगे आज। इससे आगे बढ़े एक बार, चलिए जी। पहले एक बार वेलोसिटी और देख लेते हैं, देख लीजिए एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन दी गई है, पोजीशन x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस में डेल्टा। x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस में डेल्टा। टी के अलावा सब कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब कांस्टेंट। अरे भाई डेल्टा गायब हो गया हमारा। पिछले वाले का, अरे बस ये काम मत करो यार। तीसरे वाले का थर्ड यही तो पूछा था कि किस टाइम पर पार्टिकल मुड़ा, तो जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई उसी टाइम पर मुड़ा। तो वो हम पहले ही निकाल चुके थे, यहां पर पता चल गया था। बताओ कितने टाइम पर 0 होगी ये? 3 सेकंड पर। तो 3 सेकंड पर पार्टिकल मुड़ेगा जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी। चलिए जी, एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। क्वेश्चन है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अभी देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हाँ जी, हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात, हमें पोजीशन दी गई है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v बराबर dx बाई dt। तो बताओ कितना आएगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस में 2 बीटा टी प्लस में गामा टी का सिर्फ गामा बचेगा और डेल्टा अकेला कांस्टेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ये आ गई वेलोसिटी। अब बात आ गई सर एक्सेलरेशन भी निकालना एक तरीके से। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन के लिए क्या करें? अब हमारे पास दो ऑप्शन है एक्सेलरेशन के लिए, या तो dv बाई dt हो सकता है या फिर v dv बाई dx हो सकता है। तो क्या किया जाए वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस चीज का फंक्शन है। बताओ ये t के साथ चेंज हो रही है या पोजीशन x के साथ? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जब भी कभी भी वेलोसिटी t का फंक्शन होगा तो एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt किया जाएगा। लेकिन अगर यही vx का फंक्शन होता तब dv बाई dt नहीं करते, v dv बाई dx करना पड़ता, जो मैं अगले एग्जांपल में बता भी दूंगा आपको। तो यहां पर v इज ए फंक्शन ऑफ t, सो एक्सेलरेशन विल बी dv बाई dt। बताओ कितना आंसर आएगा? 6 अल्फा t प्लस में 2 बीटा प्लस में, तो 0 हो जाएगा। ये आ गया किसी भी t टाइम पर वेलोसिटी, किसी भी t टाइम पर एक्सेलरेशन। हमसे पहले पार्ट में बताओ भाई क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर वेलोसिटी बतानी है। तो बताओ भाई वेलोसिटी में t को 0 रख दो, तो t को 0 रख देंगे, सिर्फ क्या आएगा? गामा आ जाएगा हमारा आंसर। उसी तरीके से बताओ भाई दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है इनिशियल मतलब t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन में t को 0 कर देंगे। तो t बराबर 0 पर किसी भी t टाइम पर एक्सेलरेशन इतना है, हमें t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन निकालना है। तो t को 0 रख दिया, कितना आंसर आएगा? 2 बीटा आएगा, जो इनिशियल एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर है कहानी? ऐसे बता सकते हैं। अगला एग्जांपल जिस तरीके से, मान लीजिए हमें वेलोसिटी दी गई है, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3x प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन
एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर। इस बार बताइए भाई क्या किया जाए, क्या सोचते हो बताओ भाई। वेलोसिटी दे रखी है, हमसे पूछा है एक्सेलरेशन बताइए। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं वेलोसिटी से, या तो डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स। अब इस बार थोड़ा दिमाग लगाएंगे, बताओ भाई डीवी बाई डी टी करना सही है कि वी डीवी बाई डी एक्स। तो ये अपने आप ये समझ में आएगा अपने को कि वेलोसिटी इस बार टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, एक्स के साथ चेंज हो रही है। तो इसमें दूसरे वाला रिजल्ट काम में आएगा, वी डीवी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले, एक्सेलरेशन तो हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले तो आप डीवी बाई डी एक्स निकाल लो एक बार। क्या सोचते हो बताओ भाई, डीवी बाई डी एक्स बताओ कितना आएगा। 3 आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x का 3 हो जाएगा, 4 का 0 ही हो जाएगा। ये तो आया डीवी बाई डी एक्स। हमसे पूछा है ए बताइए, तो ए होता है v डीवी बाई डी एक्स। तो बताओ भाई v की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 4 इंटू में डीवी बाई डी एक्स कितना है, 3 के बराबर। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा किसी भी पोजीशन पर वो आएगा 9x प्लस में 12 के बराबर। और बताइए हमें किस पोजीशन पर निकालना है, एट x इज इक्वल टू 2 पर बताना है आंसर। तो x बराबर 2 मीटर रख देंगे यहां पर। तो बताओ भाई एक्सेलेरेशन आएगा 9 इंटू 2 प्लस में 12, तो 18 12 कितना हो गया, 30 मीटर। उल्टा लिख दिया मैंने, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो सब जानते ही है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और कर सकता था, इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और कर सकता था। कैसे बताओ भाई, v की वैल्यू बताओ कितनी है, 3x प्लस 4। मैं चाहता तो शुरू में v स्क्वायर निकाल लेता। समझना एक बार, मान लो मैंने क्या कर दिया, v स्क्वायर निकाल लिया। v स्क्वायर बताइए भाई कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 24x आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ये v स्क्वायर आ गया अब हमारे पास। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ भाई दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इधर भी x के रिस्पेक्ट में और इधर भी x के रिस्पेक्ट में। बताओ अब देखते हैं क्या मिलेगा यहां से। तो बताओ भाई इधर भी अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, ये v अगर सिर्फ v होता तो बताओ dv बाई dx आ जाता, लेकिन अब v स्क्वायर है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बताओ भाई v स्क्वायर का एक बार तो बताओ क्या आएगा, 2v आएगा, इनटू में क्या आएगा, dv बाई dx आएगा। और दिस इज इक्वल टू, इधर तो बताओ भाई x का फंक्शन है ये, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बताओ भाई कितना डिफरेंशिएशन आएगा, 18x प्लस में 24 का बताओ भाई 24 बचेगा, 16 का तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा ये v dv बाई dx बताओ सीधा सीधा क्या होता है, तुम्हें सीधा a मिल जाएगा। तो बताइए भाई a की वैल्यू बताओ भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, 9x प्लस में, सही वही आया कि नहीं आया, समझ में आई कहानी। अब तुम कहोगे सर इतनी अड़ंगेबाजी क्यों करी, वहां पे सीधा सीधा चल रहा था मामला। तो इतनी अड़ंगेबाजी इसलिए करी ताकि आगे का जीवन आसान हो जाए। अगले एग्जाम्पल में उससे ये तरीका ज्यादा बढ़िया होगा जो मैं अभी अगला एग्जाम्पल लिखूंगा। लिखो, पहले इसको लिख लो चलो। तो v स्क्वायर कभी भी अगर v एज ए फंक्शन ऑफ x दिखे तो उसका स्क्वायर करके डिफरेंशिएशन करना ज्यादा बढ़िया एक तरीका होता है एक्सेलरेशन निकालने का। अभी मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा कहानी समझ में आएगी। हटा दूं मैं इसको, जिस तरह कई बार तुम्हें ज्यादातर जो तुम्हें v मिलेगा अगर x का फंक्शन, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें रूट के रूप में मिलेगा।
तो वहां पर रूट को हटाकर वी स्क्वायर लिखना ज्यादा आसान तरीका रहता है। और फिर ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि वी स्क्वायर का अगर तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो वो बताओ कितना आता है, 2v इंटू डीवी बाई डी एक्स आता है। ये वाला रूल यहां पर लगता है। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिख लीजिए जिस तरीके से, इफ वेलोसिटी, कोई भी एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दी गई है v बराबर अल्फा स्क्वायर एक्स। एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, सॉरी, v बराबर अल्फा रूट एक्स, जहां पर x का मतलब है पोजीशन, v का मतलब है वेलोसिटी। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो पहली बात तो बताओ भाई, यहां पर वेलोसिटी जो पार्टिकल की हमें पता है वो t के रूप में पता है कि x के रूप में, x के रूप में। तो इसका मतलब है dv बाई dt तो नहीं लगाएंगे, v dv बाई dx को ये बोलेंगे। उसके लिए अभी जो तुम्हें बात बताई, बताओ रूट में आ रहा है ये, तो ज्यादा बढ़िया स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो सबसे बढ़िया तरीका बताओ भाई क्या रहेगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए। बताओ अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बताओ ये कितना आएगा, वी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो वी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर एक्स। और ये बताइए भाई अगर मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए भाई दोनों तरफ इधर भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए और इधर भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो मुझे बताइए, बताओ इधर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है वी स्क्वायर को, तो बताओ कितना आंसर आएगा, 2v dv बाई dx। और ये तो एक्स का ही फंक्शन है, उसको तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर, तो अल्फा स्क्वायर एक्स का सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर। अकेला एक्स तो गायब हो जाएगा, 7x का 7 होता है, 20x का 20 होता है, अल्फा स्क्वायर एक्स का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए भाई v dv बाई dx ही हमारा क्या है, a है। तो बताओ सीधा सीधा a बराबर अल्फा स्क्वायर बाई 2 होगा जो हमारा एक्सेलेरेशन आएगा। कहानी समझ में आ गई? तो ऐसे बता सकते हैं एक्सेलेरेशन। एक और अगर मैं इसी तरह का एग्जांपल दूं आप लोगों को, हटाऊं इसको या इसी के साइड में लिख देता हूं, देख लीजिए। मान लीजिए हमें वेलोसिटी दी गई है, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 900 प्लस में 8x। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हाँ जी, 4 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है देखिए, अगर मैं इसको, सबसे पहला काम रहेगा स्क्वायर, जब भी v x के रूप में हो सबसे बढ़िया रहता है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो बताओ v स्क्वायर बराबर क्या लिखा जाएगा, 900 प्लस 8x। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं बार बार वो कहानी लिखने में मजा नहीं है, बताओ सीधा सीधा लिख दूं, v स्क्वायर का करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ इधर कितना आएगा लेफ्ट में, 2v dv बाई dx। और इधर भी x के रिस्पेक्ट में कर दूं तो 900 का तो 0 और 8x का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताओ v dv बाई dx को क्या लिख दूं, a। तो बताओ a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कहानी? इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन बताओ, चाहे वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टाइम के साथ थोड़ी चेंज हो रहा है ना, पोजीशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का। असल में मैं तुम्हें बता दूं ये किस चीज की इक्वेशन है,
ये है एक पार्टिकल ऐसा जो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक्सेलरेशन कितना आया है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी एक्स डिस्टेंस के बाद अगर मैं तुमसे पूछ लूं इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये वेलोसिटी का ये रिलेशन है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 है और एक्सेलरेशन 4 है, तो बताइए एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक्स के साथ किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। चाहो तो इक्वेशन बना के देख लो, बताओ भाई कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी 30 पता है, फाइनल वेलोसिटी बताओ ढूंढनी है, तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x हो जाएगा। तो बताओ वी स्क्वायर बराबर इधर जाके 900 प्लस का हो जाएगा, प्लस में 8x। तो बताइए v बराबर, नहीं आई क्या बात समझ में? तो ये उस कार की इक्वेशन थी वेलोसिटी की, कैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तभी तो एक्सेलरेशन बताओ कांस्टेंट 4 था, तो 4 के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती हुई कार की वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे बदल रही है। आगे बढ़े, चलिए जी। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता, तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा तो पता चला, कुछ कुछ तो पता चल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत कुछ पता चलता जाएगा। क्या है? अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, पर हम क्यों करेंगे? अल्फा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, पोजीशन एक्स इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, अल्फा इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे हम? अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर ही रहेगा वहां पर, अल्फा इज कांस्टेंट। आगे बढ़े, चल एक 2 डायमेंशन का और एग्जांपल देख लेते हैं। अरे भाई लिखो, इफ पोजीशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, रुको रुको रुको, 2t, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t एंड y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। एक सेकेंड, रुको 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 रुको। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, माइनस 3t, ठीक है, ठीक है बस। हाँ तो अब लिखो क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू ये दी गई है, मैं ऐसा डाटा तैयार कर रहा हूं जिससे थोड़ा सा रिजल्ट सुंदर दिखाई दे, बढ़िया है। एक्स ऐसे दिया गया कोऑर्डिनेट, वाई ऐसे दिया गया, देन फाइंड पहला पार्ट लिखो, देन फाइंड पहला पार्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, देन फाइंड पहला पार्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पहला पार्ट है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू, हाँ थोड़ी सी एक काम करो, ये 3 का 6 बन जाएगा क्या? 6 बना दो इसको। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे यार दिमाग की दही हो गई है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक उसको नहीं छेड़ते अपन, वो सही है, वो सही है। इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, इसको 6 की जगह 4 कर दो। छह की जगह 4 कर दो,
बस ये फाइनल है 4। अब इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ भाई हो गया ये। हाँ तो मैंने क्या पूछा, देन फाइंड, पहला पार्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा लिखो फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा लिखो फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर पार्टिकल की स्पीड भी बतानी है क्या होगी। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ जी हो गया। तो देखिए भाई यहां पर हमारे पास ये जो पार्टिकल है 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इस बार जो dx बाई dt से वेलोसिटी मिलेगी उसको पूरे को सिर्फ v नहीं कहेंगे क्योंकि 1D मोशन नहीं है, तो वो केवल एक कंपोनेंट आएगा, उसको हम vx कह देंगे। अगर सिर्फ यही होता तब तो पूरी vx ही पूरा पूरा v बन जाता, लेकिन यहां पर तो बताओ ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, दूसरा यहां से भी तो आएगा, तो ये vx ही कहलाएगा। तो बताओ ये कितना आएगा, 2t प्लस 2 आ जाएगा। और उसी प्रकार से बताओ यहां से vy आपको मिलेगा जो कि dy बाई dt से मिलेगा, वो बताओ कितना आएगा, 60 माइनस 4 हो जाएगा। तो किसी भी t टाइम पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी होती है vx i कैप प्लस vy j कैप, vz तो जीरो ही है। तो बताओ भाई हमारी इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी 2t प्लस 2 i कैप प्लस में 6t माइनस 4 j कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। किसी भी एक्सटर्नल t टाइम पर वेलोसिटी ये होगी। हमें बताओ कौन से टाइम पर बतानी है, 2 सेकेंड पर, तो t को 2 रख देंगे यहां पर। तो बताओ एट t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर जो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, t को 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 आई कैप आएगा। और बताओ 6 दूनी 12 में से 4 गया प्लस का 8 जे कैप आएगा मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। बताओ भाई दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा है इस इंस्टेंट पर, 2 सेकेंड पर ही स्पीड भी पूछा है। तो अगर वेलोसिटी इतनी है तो स्पीड का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और बताओ भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। यहां से सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा ठीक आ गया, नहीं तो रूट रूट में आंसर आता। तो थोड़ा सा मैं इसको 10 लाने के लिए ये खेल खेल रहा था। समझ में आई कहानी। तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। बहुत हो गया आज के लिए, इतना बहुत है। अच्छा अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्लोप। बताओ भाई ये हो गए हमारे पास, एप्लीकेशन होगी। अगले लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे भाई स्लोप। 2 चीजें बची हुई हैं डिफरेंशिएशन में। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन स्लोप, स्लोप का बढ़ना घटना, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी बातें। आज के लिए इतना टॉर्चर बहुत है। चल ओके, किसी को